Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 4, work and energy. First topic, which is very basic, energy and energy losses in practical devices and efficiency. Now second topic is absolute potential energy. Basically we are going to drive the relation of the absolute potential energy, and last one is escape velocity. Now students, we are going to just review our topic of energy, and then we will start the derivation of absolute potential energy and escape velocity. But here we have a very basic definition of energy. So the capacity of a body to do work, okay, or we can define simply as energy is the agent which causes some change in the state of the system. Okay, now here we have very basic definition of energy. Now we have two basic types of energy, or two basic forms of energy. First one is kinetic energy. We can define the kinetic energy as energy due to motion of a body is known as the kinetic energy. Now here we have the formula of kinetic energy. Ke is equal to half mv square. And the second one is potential energy. Now it is simply defined as energy in a body due to its position with respect to the surface of the earth. PE is equal to mgh. This is the mathematical form of potential energy. Now students, after just going to review these topics, we are going to highlight the energy transformation or conversion in the machine or devices, and we will just see the formula of the efficiency. Okay, now students, यहाँ पे हम अपनी किसी भी मशीन को अगर डिस्कस करते हैं तो मशीन को डिस्कस करने पे हमें दो पैरामीटर्स समझ में आते हैं, ठीक है, और नज़र आ रहे होते हैं. फर्स्ट वन इज इनपुट एंड सेकेंड वन इज आउटपुट. ओके, तो जब भी हम किसी भी मशीन की बात करते हैं तो मशीन को हम कोई इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देती है, ठीक है. तो ये जो इनपुट हम दे रहे होते हैं ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और मशीन जो हमें आउटपुट देती है वो एनर्जी की दूसरी फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी मूव कर रही होती है तो उसके अंदर जो उसका फ्यूल होता है वो बर्न हो रहा होता है, और गाड़ी जो है मैकेनिकल मूव कर रही होती है, मैकेनिकली मूव कर रही होती है, ठीक है, उसकी मोशन परफॉर्म हो रही होती है. तो कोई भी एक एनर्जी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है. तो इस तरह हम अपनी डिवाइसेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, ठीक है. अब जब हम इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं तो इनपुट और आउटपुट की बेस पर हम एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं. तो अब हम सिर्फ इन तीन पैरामीटर्स यानी इनपुट, आउटपुट और एफिशिएंसी को जस्ट इनको डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है. तो फर्स्ट वन इज द आउटपुट. अगर किसी मशीन के लिए आउटपुट की डेफिनेशन की जाए तो वो बिल्कुल सिंपल आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं. इफ़ अ मशीन मूव्स अ लोड W through a distance h, then the useful work done by the machine is called output. स्टूडेंट्स, यहाँ इसकी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख सकते हैं. आउटपुट इज इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस h थ्रू विच लोड मूव्स. ओके, नाउ इसको अगर हम मजीद रिड्यूस करें अपने फॉर्मूले को तो आउटपुट इज इक्वल टू f आउटपुट, ये हमारा लोड है. ओके, f आउटपुट इनटू डिस्टेंस h थ्रू विच लोड मूव्स, इसको हम d out से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ द इनपुट. वी कैन सिंपली डिफाइन इट एज इफ एन एफर्ट f in acts through a distance d in, then the work done on the machine is called input. स्टूडेंट, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे. इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट फोर्स मल्टीप्लाई एफर्ट डिस्टेंस, या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इनपुट इज इक्वल टू एफ इन इनटू डी इन. ओके, नाउ अब हम एफिशिएंसी की सिंपल डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है. द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट ऑफ अ मशीन is called
efficiency. Output upon input simply known as the efficiency. Okay, efficiency of a machine, efficiency of an object. Okay, so efficiency का formula बिल्कुल basic, efficiency is equal to output work डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क. अगर हम अपने आउटपुट और इनपुट वर्क जो अभी हमने डिस्कस किया और इनके जो फार्मूलाज हमने रिप्रेजेंट किए, अगर इन फार्मूलाज की बेस पे एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर लें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा. एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफ आउट इंटू डी आउट डिवाइडेड बाय एफ इन इंटू डी इन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी सिंपल फॉर्म है एफिशिएंसी के फॉर्मूले की. अब अगर हम इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखना चाहें तो 100 मल्टीप्लाई और परसेंटेज साइन के साथ लिख सकते हैं, यानी कि ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, फॉर्मूला बिल्कुल सेम. तो अब ये हमें परसेंटेज एफिशिएंसी रिप्रेजेंट हो रही होगी. यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमारी कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती. ठीक है, क्योंकि हमारी जो मशीन होती है उसके अंदर जो भी उसके पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस हो रही होती है. ठीक है, तो कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको समझने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, और इस फार्मूला ड्राइव करने के बाद हम इसको जस्ट समझ पाएंगे कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है. ठीक है, तो पहले हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी अर्थ सरफेस पर एक मास m1 या m को कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, लाइक ये जो हमें फिगर नज़र आ रही है, ये हमारी अर्थ है, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, ये अर्थ है जिसका रेडियस है RE. ठीक है, ये RE अर्थ का रेडियस है, और इसका जो मास है वो है ME. इस अर्थ सरफेस पर एक स्मॉल मास जो कि m1 या m हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये m मास यहाँ पर इसकी सरफेस पर मौजूद है. हम करेंगे कुछ इस तरह कि अपने इस मास को अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे. ठीक है, और एक इतना डिस्टेंस कवर करेंगे कि हम अपने वर्क को कैलकुलेट कर पाएँ. ठीक है, और हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव कर रहे हैं. तो इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब हम मूव कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो हम बेसिकली उस पर वर्क कर रहे होते हैं, और ये वर्क उस ऑब्जेक्ट में बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये वर्क उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. तो इसी तरीके से यहाँ ये जो मास है जिसको हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, हमारा किया जाने वाला वर्क इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा. ठीक है, तो क्योंकि हम इसको एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने इस पूरे पाथ को डेरिवेशन को आसान करने के लिए स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. ठीक है, यानी ये अभी अर्थ सरफेस पर मौजूद है, तो अर्थ के सेंटर से इस वक्त इसका जो डिस्टेंस है वो है r1. फिर जब हम इसको ऊपर मूव करेंगे तो ये सेकंड पॉइंट पे पहुंचेगा. ठीक है, अभी ये फर्स्ट पॉइंट पर मौजूद है, सेकंड पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा r2. अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को देखना चाहें, यानी कि r1 और r2, यानी पोजीशन 1 और पोजीशन 2, इन दोनों के दरमियान हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बेसिकली r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 करके हम डेल्टा r जो हमने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसको फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम मूव करेंगे जैसे जैसे ऊपर की तरफ, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट्स को माइनस करके उन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम मालूम कर सकेंगे, जो कि हमें डेल्टा r रिप्रेजेंट हो रहा होगा. ठीक है, अच्छा, अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा, यानी जहां तक हम पहुंच रहे हैं लास्ट पोजीशन, वो है n. ठीक है, तो लास्ट पोजीशन पे हमारा जो डिस्टेंस बन रहा है सेंटर ऑफ अर्थ से वो होगा rn, और उससे पहले वाला यानी सेकंड लास्ट, ठीक है, n से बिल्कुल पहले वाला वो होगा n-1. ठीक है, अगर उससे पहले हम देखें तो n-2, यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, अच्छा, जब ऊपर से वापस आप नीचे की तरफ या उससे पहले वाले पॉइंट देखेंगे तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये लास्ट वाली टर्म अगर n है तो n से पहले जो होगा वो होगा n-1. तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ये होगा rn-1. अब अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चाहिए तो ये मिलेगा डेल्टा r इज इक्वल टू rn-1. ठीक है, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है हमारी.
ठीक है। और अब हम अपने बेसिक फार्मूलाज को यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्योंकि हम वर्क यहाँ पर कर रहे हैं तो बेसिकली वर्क का फार्मूला ही हमारा फार्मूला होगा, जिसको बेस बनाते हुए हम पूरी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। नाउ तो वी नो दैट the work formula of work is force into डिस्प्लेसमेंट, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये चीज़ देखिए आप, ये जो हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, यानी ये जो हम वर्क कर रहे हैं, ये बेसिकली पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के दरमियान है। तो हम ये जो हमारे पास ये जो वर्क के साथ ये जो सबस्क्रिप्ट में 1 एरो 2 रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम 1 पॉइंट पर मौजूद हैं और 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 2 की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इस दौरान ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली ये एक एवरेज फोर्स है, ठीक है। तो और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डेल्टा आर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि हमारा डेल्टा आर क्या है और ये जो एफ एवरेज है ये फोर्स क्या है। सिंपली अभी हम यहाँ पर डेल्टा आर को डिस्कस कर आए कि डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इक्वेशन 1 के लिए डेल्टा आर की वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरीके से एवरेज फोर्स की वैल्यू अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये एक मास है जो कि me और ये दूसरा मास है स्मॉल m, ठीक है। इन दोनों मासेस को के दरमियान हम फोर्स लगा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सिंपली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ एवरेज इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल ME डिवाइडेड बाय आर एवरेज स्क्वायर। क्योंकि ये सारे न्यूमरेटर में सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, तो ये जो एफ एवरेज है इसकी वजह से बेसिकली ये जो आर हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं यानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ, ये है एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा आर, ठीक है। मगर जो हम पॉइंट 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो हम एक एवरेज डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं जो कि आर एवरेज होगा, ठीक है। तो ये आर एवरेज स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में जरा पुट कीजिए। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू आपको कुछ यूं मिलेगी, वर्क डन जो कि हम डेल्टा W 1 एरो 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M E आर एवरेज स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। अब अगेन स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 बना के हम यहाँ पर दोबारा रुकते हैं और अपना ये जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, जब हम एवरेज फाइंड करते हैं किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम पॉइंट 1 पे मौजूद हैं और पॉइंट 2 पे जा रहे हैं। अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के दरमियान हमें एवरेज डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम R1 और R2 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमें एवरेज डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इधर आर एवरेज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो R2 है ये इक्वल होगा R1 प्लस डेल्टा आर। ये कहाँ से आया, ये देखिए ये जो हमारा बेसिक फार्मूला था डेल्टा आर का, यहाँ से हमने क्या किया, अपने R1 को डेल्टा आर की तरफ भेज दिया तो हमें R2 की वैल्यू मिल गई। ये हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर। अब इस वैल्यू को अपने जरा इस आर एवरेज वाले फॉर्मूले में पुट कर लीजिए तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए ये R1 ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो ऐड हो जाएगा, तो 2R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आर एवरेज की वैल्यू है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमें आर एवरेज स्क्वायर चाहिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के लिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर करेंगे तो कुछ ये फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इस पे जब स्क्वायर होगा तो ये तो 4 हो जाएगा, मगर ऊपर वाली वैल्यू ये है लाइक आपके पास एक वैल्यू, ठीक है, और ये दूसरी वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज पर ये दोनों वैल्यूज सम हो रही हैं और इन दोनों वैल्यूज पर होल स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो इन पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जब फॉर्मूला आप ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 4R1 स्क्वायर, ठीक है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इस पर स्क्वायर अप्लाई हो गया तो 4R1 स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2AB होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और a यानी R1 डेल्टा आर ये जो b वैल्यू है, ठीक है, प्लस अब ये जो आपके पास सेकंड वैल्यू है, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो डेल्टा आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये जो डेल्टा आर की वैल्यू है इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा आर बेसिकली एक स्मॉल वैल्यू है, हम ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहे हैं। तो स्मॉल वैल्यू पे जब भी पावर बढ़ती है तो वो वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल 0.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा, यानी वैल्यू और कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। जब इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे आप तो ये वैल्यू और
मज़ीद कम होती जाती है। तो क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू है इसलिए हम इसको यहाँ पर नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम नेगलेक्ट करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास 4 और R1 कॉमन आ रहा है, तो 4 और R1 कॉमन करने के बाद इक्वेशन की कुछ फॉर्म ये हमें मिलेगी। अब देखिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो R1 यहाँ पर था 4 के साथ, ठीक है, 4 कैंसिल हो गए, R1 जो था वो ये आ गया, और R1 प्लस डेल्टा R किसके इक्वल है, ये देखिए R1 प्लस डेल्टा R R2 के इक्वल है, ठीक है। तो R1 प्लस डेल्टा R, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसकी जगह हमने R2 लिख लिया, तो ये हमें वैल्यू मिली है R एवरेज स्क्वायर की, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं नाउ। तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करने पर हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह हमें मिलेगी। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो ये जो R1 R2 है इसको हम अपने R2 माइनस R1 के साथ लिख लेते हैं, ठीक है, एक ही ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट को ज़रा एलसीएम में ब्रेक करते हैं, तो जब हम एलसीएम में ब्रेक करेंगे तो आप देखिए R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, देखिए R2 से R2 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा R1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। इसको आपने सिंपल एलसीएम में ब्रेक किया, जब एलसीएम में ब्रेक करेंगे तो उसके बाद सॉल्यूशन के बाद एलसीएम के जस्ट एक स्टेप के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो एज इट इज चल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब क्योंकि ये हमने पॉइंट या पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के दरमियान एक वर्क किया है, ठीक है, तो ये हमें वर्क मिल रहा है डेल्टा W 1 टूवर्ड्स 2 इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M E इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यही वैल्यू रिपीट होगी, यानी यही इक्वेशन आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जरा इस इक्वेशन में देखिए, हम पोजीशन 1 पर हैं, तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ब्रैकेट के अंदर, बाकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, जिस पॉइंट पर हम मौजूद हैं वो वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, यानी हम पोजीशन 1 पर हैं तो R1 पॉजिटिव होगा। R2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, 2 की तरफ जा रहे हैं, तो जो R2 होगा वो माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस 1/R2, ये नेगेटिव है। तो जिस पोजीशन पर हम मौजूद हैं वो पॉजिटिव है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो नेगेटिव है। अब हम क्योंकि ये वर्क परफॉर्म कर आ चुके, अब हम जा रहे हैं 2 पॉइंट से 3 की तरफ। तो देखिए अब हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 2 टूवर्ड्स 3 इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M E इंटू 1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। ये देखिए ये जो 2 पोजीशन पर हम मौजूद हैं तो ये पॉजिटिव आ गया, 3 की तरफ जा रहे हैं तो ये माइनस के साथ लिखा जाएगा 1/R3। अब इसी तरीके से हम 3 पॉइंट पर आ गए, जब 4th की तरफ जाएंगे तो 3 वाली वैल्यू यानी 1/R3 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और R4 की वैल्यू माइनस के साथ लिखी जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से 1/R3 माइनस 1/R4, ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट 3 से पॉइंट 4 की तरफ जा रहे हैं एंड सो ऑन। जब आप अगली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ज़रा ये एक और स्टेप मैंने किया, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। नाउ सिमिलर वी हैव दिस वैल्यू। अब देखिए अब हम इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पर ये जो वर्क हम कर रहे हैं, अब हम लास्ट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, यानी कि सेकंड लास्ट पोजीशन से लास्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो जो ये लास्ट वर्क डन हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो बेसिकली डेल्टा W N1 माइनस N होगा, ठीक है, जो कि इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय R N-1 माइनस 1/R N, ठीक है। अच्छा, अगर उससे पहले वाले वर्क डन को देखेंगे तो W डेल्टा W एंड 2 माइनस N-2 टूवर्ड्स N-1 is equal to कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M E इंटू 1/R N-2 माइनस 1/R N-1, ठीक है। स्टूडेंट्स ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ बनाई है उसी की बेस पर हमने अपनी nth वैल्यू यानी लास्ट वैल्यू उसके लिए दी है और उससे एक वैल्यू पहले जो हमने वर्क परफॉर्म किया उसके लिए यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब
क्योंकि हमारे पास ये जो हमने इसको पूरे पाथ को ब्रेक किया था, इनके दरमियान ये स्मॉल वर्क हमें मिल चुका है, ठीक है। तो अब हम इस टोटल वर्क को अगर ऐड कर दें, यानी इस पोजीशन 1 से पोजीशन n तक अगर हम सारे वर्क डन को ऐड कर दें तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐड करने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह हमें नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब अपनी वैल्यूज़ को ज़रा पुट कीजिए। तो जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एक चीज़ आप अपने जहन में रखिए कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, जो येलो हाईलाइट हो रही है, और ये हमारे पास nth वैल्यू यानी लास्ट वैल्यू का वर्क डन है, इन सारी वैल्यूज़ में कैपिटल G, स्मॉल m और कैपिटल ME जो है वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को क्या किया, कांस्टेंट कर लिया और यानी कि कॉमन कर लिया और बाहर लिख लिया ब्रैकेट का, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने बाहर लिख लिया। अब इसके बाद जो फर्स्ट वैल्यू है 1/r1 माइनस 1/r2, तो देखिए ये लिखी हुई है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आ रहा है प्लस, फिर उसके बाद ये सेकंड वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, ये आ गई सेकंड वैल्यू, फिर उसके बाद ये प्लस, फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है। और जो लास्ट वैल्यू है उसको देखिए जरा, लास्ट वैल्यू ये रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, जिससे पहले प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और उसके बाद सेकेंड लास्ट वैल्यू जिसका वर्क डन हमारे पास ये है, तो देखिए ये वाली वैल्यू आपके पास वर्क डन की इस तरह रिप्रेजेंट होगी और इससे पहले प्लस होगा। स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ आप गौर कीजिए कि आप अपने इस पूरे ब्रैकेट के अंदर ज़रा देखिए जो आपकी वैल्यू है लाइक 1/r2 जो कि माइनस में लिखी हुई है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू, इसके बाद जब नेक्स्ट टर्म आती है तो यही वाली वैल्यू प्लस में मौजूद है। यानी देखें जो फर्स्ट टर्म में वैल्यू लिखी हुई है माइनस में, सेकेंड वाली टर्म में वो वैल्यू प्लस में है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, यानी ये 1/r2 जो माइनस में है प्लस 1/r2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/r3 जो कि माइनस में है, ये इसके बाद जो टर्म होगी वो प्लस 1/r3 होगी जो कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब जरा लास्ट वाली टर्म को देखते हैं। यहाँ पर लास्ट वाली टर्म इससे पहले वाली जो टर्म है उसको देखेंगे क्योंकि ये इस टर्म का पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो ये ऐसी लिखी रहेगी टर्म। इससे पहले 1/rn-1 है जो कि प्लस में है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो वैल्यू है, यानी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली वैल्यू प्लस में, तो ये वाली वैल्यू उससे पहले वाली टर्म में माइनस में, तो ये देखिए ये माइनस वाली टर्म है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये वाली वैल्यू जो कि यहाँ प्लस में, इससे पहले वाली वैल्यू माइनस होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। यानी हर एक वैल्यू के बाद जो कि माइनस में होगी उसी तरह की वैल्यू होगी जो कि प्लस में हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो होगा डेल्टा W 1 टूवर्ड्स 2 यानी पोजीशन 1 से n की तरफ इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल ME इंटू 1/r1 माइनस 1/rn, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बेसिक हमारा जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब हम अपनी लास्ट जो एब्सोल्यूट की जो रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ वो देने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर आ चुके, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम इसको एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करा रहे हैं, सपोज कि जो n हमारा पॉइंट है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Rn डिस्प्लेसमेंट हम कवर कर रहे हैं ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इन्फिनिटी की वैल्यू को जरा इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए Rn की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हमें मालूम है मैथमेटिकली 1/infinity इक्वल होता है 0 के, तो जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी उसमें माइनस 0 रिप्रेजेंट हो जाएगा 1/infinity की जगह, ठीक है। अब ये 0 हम यहाँ खत्म कर देंगे तो फाइनली हमारा फॉर्मूला जो कि कहाँ से पोजीशन 1 से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल ME डिवाइडेड बाय R1। अच्छा स्टूडेंट्स ये हमारा 1 पोजीशन से इनफाइनाइट तक कवर होने वाला एक क्या कहते हैं वर्क डन है, ठीक है, जो हमने इस पे ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म किया। इसको इक्वेशन नंबर 4 बनाते हैं और एक और रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ दे सकते हैं कि इफ वी डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस RE देन वी रिप्लेस R1 बाय RE, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ये जो R1 डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो R1 है ये बेसिकली किसके इक्वल है, RE के। तो हम इस फोर्थ इक्वेशन को R1 को RE से रिप्लेस करके लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब वर्क डन आ जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m कैपिटल ME डिवाइडेड बाय R
ई, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने 1 टूवर्ड्स इन्फिनिटी हटा दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब इन्फिनिटी की कोई रिप्रेजेंटेशन बाकी ही नहीं रही, यानी ये जो वर्क डन हमें रिप्रेजेंट हो रहा है ये तो इस सरफेस तक रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो यानी हमने वर्क डन तो इनफाइनाइट किया, मगर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो सिर्फ R1 की फॉर्म में मिल रही है, ना इसमें R2 है, ना R3 है, ना R4 है, ठीक है। और इसके बाद ये जो R1 है इसको हमने RE से रिप्रेजेंट कर लिया। तो हमें जो 1 टूवर्ड्स इन्फिनिटी हम जा रहे हैं, तो पोजीशन 1 के बाद जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ये पोजीशन 1 की वैल्यू है ना R1, इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट की इस इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन बाकी बची ही नहीं। अब ये क्यों नहीं बची, ये हम अपने लास्ट पॉइंट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ thus from the surface of the earth up to infinity we have the absolute potential energy is equal to capital G small m capital M E divided by R E. Okay, now students ये हमारा बेसिक फॉर्मूला एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा एक मेन पैरामीटर है कि भाई आप अपने इस मास को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं अर्थ सरफेस से, तो आप अगेंस्ट दी ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस भी रिप्रेजेंट होगा, तो इस फॉर्मूले में माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिक फॉर्मूला और बेसिक रिप्रेजेंटेशन हमें कुछ ये एक्सप्लेन कर रही है, the amount of work done in moving a body at a certain position in a gravitational field to a position of zero potential such that body is never accelerated is called absolute potential energy. Okay, now students, अगर हम किसी एक पॉइंट पर अपनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने इस फॉर्मूले के अंदर कुछ ये रिप्रेजेंटेशन देंगे, यानी मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को इस कैपिटल VR से लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी फॉर्मूले की रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, यहाँ पर आपके पास कुछ ये मिलेगी। Now students, we are going to discuss the escape velocity. Okay, so we can simply define the escape velocity as the initial velocity which a projectile must have at the Earth's surface in order to go out of Earth's gravitational field is known as escape velocity. स्टूडेंट, बड़ी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो escape velocity सिंपल एक ऐसी वेलोसिटी है जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं और ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलते वक्त या बाहर निकलने के लिए अपने पास रखता है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को escape velocity का आप नाम देते हैं, ठीक है। अब इस डेरिवेशन को यानी इसके वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास बेसिकली जो अभी हम डेरिवेशन कर आए अपनी लास्ट स्लाइड में, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M E अपॉन R E, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये दो फॉर्मूला हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली होता ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से बाहर लेके जाना चाह रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना चाह रहे होते हैं, तो आप उसको पोटेंशियल दे रहे होते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम ड्राइव कर आए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आप उसको दे रहे होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि उसका मास बहुत छोटा होता है तो उस मास और अर्थ के मास के कंपेयर में हम उसको एब्सोल्यूट का नाम देते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहा है ना अर्थ सरफेस से। अगर एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल लाइक अर्थ सरफेस से बाहर जा रहा है, जैसे कि हमारे सैटेलाइट्स मौजूद हैं, तो सैटेलाइट का मास और अर्थ सरफेस का मास या अर्थ का मास एक बहुत बड़ा मास है अर्थ का, ठीक है। तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अर्थ के कंपेयर में सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो इस बेस पे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको पोटेंशियल दे रहे होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा मूविंग होता है तो ये काइनेटिक एनर्जी रखता है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये बेसिक पैरामीटर है जो हम यहाँ हाईलाइट करने जा रहे हैं। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, स्टूडेंट्स ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, it will reach an infinite distance from the earth। देखिए स्टूडेंट, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो काइनेटिक एनर्जी आप उसको दे रहे हैं, ठीक है, आप जब उसको मूव करा रहे हैं, क्योंकि आप जब उसको पोटेंशियल दे रहे होंगे तो वो मूविंग होगा। तो अगर ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाए तो ये ऑब्जेक्ट
इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अर्थ से पहुंच सकता है, ठीक है। तो इस बेस पे हम इन दोनों फार्मूलाज को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। अब ये देखिए, ये जो वेलोसिटी है ये इसकी वेलोसिटी होगी, यानी ये वेलोसिटी लेने के बाद ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मूव कर जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो अब जरा इस v को यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को जरा मजीद रिप्रेजेंट करें और सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये जो 2 है ये आपकी राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है, और ये जो स्मॉल एम है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ वी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, वी स्किप स्क्वायर। तो इस दोनों तरफ आप रूट ले लीजिए तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। v मीन्स इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल G कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर ई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखिए यहाँ पर, जब हम अपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं तो हम बेसिकली इस पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M E डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फोर्स है, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल होगी इसके वेट के, ठीक है, तो एम जी इसका वेट हो गया। अब देखिए यहाँ से ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपके पास आर स्क्वायर है ये आप दूसरी तरफ मूव कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपल आपके पास कैपिटल जी एम ई की जगह आपको वैल्यू मिलेगी स्मॉल जी यानी ग्रेविटी इनटू आर ई स्क्वायर। ये जो येलो में मैंने हाईलाइट किया है स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स वी स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्मॉल जी आर ई। स्टूडेंट्स, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा इसके वेलोसिटी का, जो कि डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पर और रेडियस ऑफ दी अर्थ पर, ओके। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला। अब हमारे पास क्योंकि वैल्यूज़ मौजूद हैं तो हम अपनी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनको इक्वेशन में पुट कर दें अगर अपनी, तो इसके वेलोसिटी की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह आ जाएंगी अरेंज होकर, यानी इसके वेलोसिटी 11.2 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। यानी आप अपने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से बाहर मूव कराना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी, स्किप वेलोसिटी होगी, वो होगी 11.2 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट ये वेलोसिटी रखता है तो वो अर्थ सरफेस से बाहर निकल सकता है, ठीक है। नाउ अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ये हमारी अर्थ सरफेस के लिए है, तो जो हमारे बाकी प्लैनेट्स हैं उनके लिए इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है, और वो रेडियस और जो हमारे बाकी पैरामीटर्स हैं उनकी बेसिस पर लाइक अदर प्लैनेट्स के लिए जो उनका रेडियस है और उनके ऊपर जो मास है या जो उनके पैरामीटर्स हैं उनकी बेस पर उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये दो हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज आ रहे हैं, ठीक है, इसके वेलोसिटी के, जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Now students, today we have two very simple questions. First one is, a bucket is taken to the bottom of a well. Does the bucket possesses any potential energy? Explain. And second one is kinetic energy a vector quantity? Thank you so much students. Have a good day.